लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और चर्चा की शुरुआत मैं करूं, सबसे पहले चलूंगा मैं डीके जोशी साहब के पास। डीके जोशी साहब, जब ये पॉलिसी आने वाली थी उससे पहले बहुत सारी निगाहें थी लोगों की, और चूंकि चुनौतियां बहुत होती हैं, आरबीआई को बहुत सारी चीज़ों में बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है, लेकिन जो अपेक्षा थी या फिर कहें कि अर्थव्यवस्था की जो मांग थी, समय की जो मांग थी, उसको पूरा करने में ये पॉलिसी कितना सफल हो पाई है? देखिए, आरबीआई का जो फोकस है वो इन्फ्लेशन को 4% पे लाने का है। और अभी वो उस डायरेक्शन में अलाइन नहीं है, तो उनका ओवरऑल एम्फेसिस जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल पे रहेगा। और जहां तक ग्रोथ का सवाल है, उसका भी उन्हें ध्यान रखना है। जो आंकड़े आरबीआई ने फोरकास्ट किए हैं वो ये है कि वो ये दर्शाते हैं कि जो सेकेंड क्वार्टर का जीडीपी डिक्लाइन था वो ट्रांजिटरी और टेम्परेरी है, और आगे चल के वो इकोनॉमी फिर पटरी पे आ जाएगी अगले क्वार्टर से। तो इस स्थिति में जो महंगाई पे फोकस है वो बरकरार रहता है। हाँ, उन्होंने, क्योंकि सिस्टम में थोड़ा लिक्विडिटी की टाइटनेस की आगे चलते हुए उम्मीद थी, तो उन्होंने सीआरआर का एक कर दिया। यूजुअली आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत वो लिक्विडिटी को मैनेज करता है, पर ये सीआरआर एक ब्लंट टूल माना जाता है और ये एक ईजिंग का, मॉनेटरी ईजिंग के अंडर आता है। तो इससे फायदा मिलेगा। आई थिंक लिक्विडिटी सिचुएशन इंप्रूव होगी, यील्ड्स हमने ऑलरेडी देखा नीचे आ गई। तो एक तरह से उन्होंने ग्रोथ को नजरअंदाज नहीं किया है, पर फोकस अपना इन्फ्लेशन पे रखा है। तो फोकस अपना इन्फ्लेशन पे रखा है। हीरानंदानी जी, हम लोग याद है कि इससे कुछ हफ्ते पहले आपके साथ जुड़े थे और हम लोग अर्थव्यवस्था के हालात पे चर्चा कर रहे थे। मुद्दा था जीडीपी का। उस वक्त आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जिस पर मैंने काफ़ी मंथन भी किया था। आपने कहा था कि आपके 40 साल के करियर में, इंडस्ट्री में जब से आप हैं, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रोथ निगेटिव में चला गया है। तो मैं इस पर काफ़ी सोचा और मुझे लगा नहीं, कम से कम यहाँ तो ब्याज दरें घटनी चाहिए, और आपने उस टाइम इसकी वकालत भी की थी। तो जब ये पॉलिसी आई तो थोड़ी सी निराशा मिली आपको? लक्ष्मण जी नमस्कार, बहुत खुशी होती है आपसे जुड़ने में। अ, मैं तो जी, बहुत ही धन्यवाद। नाराज हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इन्फ्लेशन के ऊपर जो जोर दिया हुआ है वो आरबीआई की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, और उनको उसके ऊपर न न इंतजार करेंगे तो गलत होगा, और जरूर करना है। लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात चल रही है, वो हायर इंटरेस्ट रेट रखने से मुझे नहीं लगता है कि फूड के प्राइसेस के ऊपर कोई काबू आ सकती है, क्योंकि सप्लाई इशू है, उसके कारण फूड इन्फ्लेशन हो रहा है। और आज की तारीख में इसको हायर इंटरेस्ट रेट रख के मुझे नहीं लगता है कि फूड इन्फ्लेशन के ऊपर आप काबू ला सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, हमारे जो आपको उस सेशन में आपसे बात हुई थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त है। मेरे 40 साल के अनुभव में मैं नहीं देखा कि ग्रोथ ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग नेगेटिव हुआ है। ये कभी नहीं हुआ है, मेरे पूरे 40 साल के अनुभव के से मैं कह सकता हूं। तो मेरे अंदाज से ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण है, और लोगों को उसको काफी नेगेटिव इफेक्ट के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में नहीं होगा। जो मिडिल लेवल हाउसिंग है और लग्जरी हाउसिंग है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1-2% के जो ब्याज के कारण कोई ऐसे नहीं है कि वो बोरोइंग नहीं करेंगे या कम बोरो करेंगे। तो मेरे अंदाज से ये आज की तारीख में हम जो अपेक्षा रख रहे थे कि कुछ राहत आरबीआई कर देगी, वो करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात कही है, वो क्रेडिट रिजर्व रेशियो के बारे में जो किया है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ा दी है, वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए बैंकों को इजी पड़ जाएगा कि क्योंकि डिपॉजिट्स में कोई चैलेंज आ रही थी, और बैंक्स को कलेक्शन करने में, क्योंकि काफी लोग अब जनरल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में वगैरह, डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए जो डिपॉजिट अवेलेबिलिटी बैंक में है वो चैलेंजेस है, और उसके कारण भी उनका ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहा था बैंकों के लिए। तो इसलिए सीएआरआर का जो इंक्रीज किया है वो जरूर क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से सही किया है, और हम उसको वेलकम करते हैं।
लेकिन जो रिजर्व बैंक ने ब्याज के ऊपर जो स्थिरता रखी है, वो आई थिंक इट इज ओवरऑल नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी, और शायद हमें कुछ करना चाहिए जनवरी के समय पर, और बजट के अंदर भी कुछ राहत देनी पड़ेगी कि ये पॉलिसी के अंदर कैसे ये बेनिफिट मिल जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो उम्मीदें थी उस पर शायद आपको निराशा हाथ यहाँ लगी है। कामाकोडी साहब, इस पे मैं आऊँगा आगे चल के कि कई इंडस्ट्री या फिर जो सीधे B2C कारोबार में थे, उनको था कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, लोन के रेट कम होंगे, ब्याज दरें कम होंगी, तो वो लोग ज़्यादा परचेजिंग करेंगे, वहाँ पे निराशा हाथ लगी। लेकिन CRR में जो कटौती की गई, उससे जो एडिशनल लिक्विडिटी मार्केट में आएगा, उसको बैंक कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या इस फ्रंट पे यूज करेंगे? या वो लाइक से वो 50 बेसिस पॉइंट जो अभी रिलीज हो रहा है, वो क्रेडिट देने के लिए वो अलॉन्ग विथ वो डिपॉजिट फंड के साथ वो भी क्रेडिट के लिए जाएगा। मगर वो लाइक से दी इंटरेस्ट रेट वो साहब भी हिरानंदानी साहब भी पता लाइक वो डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ के बीच में वो बैलेंस है क्या, वो बैलेंस अभी ऑलरेडी आ चुका है करके डेटा से भी बोल रहा है। ये 50 बेसिस पॉइंट CRR रिलीज जो होता है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट क्रेडिट देने के लिए जाएगा। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट क्रेडिट देने के लिए जाएगा। इसका असर बख्शी साहब, क्रेडिट ग्रोथ जो धीमा पड़ गया था, डिपॉजिट ग्रोथ जो धीमा पड़ गया था, उस पर ही दिखेगा या फिर लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट पर भी कहीं असर डालेगा? बख्शी साहब, देखिए, डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट में तो इसका जरूर असर आएगा, क्योंकि डिपॉजिट में जो लिक्विडिटी टाइटनेस की वजह से डिपॉजिट की, और पर्टिकुलरली लास्ट ईयर HDFC का मर्जर जो HDFC बैंक में हो गया था, उससे एक और NBFC के आ जाने से डिपॉजिट के लिए और कंपटीशन बढ़ गया था। तो डिपॉजिट के रेट्स में तो कुछ कमी जरूर आएगी इससे, क्योंकि अभी पिछले दिनों में जो ट्रेंड दिख रहे थे, अब इस साल में पिछले साल के 2023 के मुकाबले में 60% ज़्यादा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंकों ने इशू किए हैं। सितंबर के महीने में भी बहुत बड़ा, जो कि पिछले अगस्त 24 के मुकाबले में सितंबर 24 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक तब इशू करते हैं जब उनको नॉर्मल डिपॉजिट नहीं मिलते, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो डिपॉजिट की टाइटनेस बहुत ज़्यादा थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। अभी जाके 15 नवंबर को जो इस साल में क्रेडिट और डिपॉजिट की ग्रोथ कुछ बराबर हुई, यानी डिपॉजिट की ग्रोथ 11.2% और क्रेडिट की 11.1%। पर उससे पहले डिपॉजिट की ग्रोथ कम थी, क्रेडिट की ज़्यादा। तो CD रेशियो जो है बैंकों का, वो डिस्टॉर्ट हो रहा था, और RBI उससे बहुत कंसर्न भी था। पर बैंकों के ऊपर भी बैंकों ने CD बहुत हाई रेट्स पर ली हैं और बहुत ज़्यादा ली हैं, तो उसमें अब कुछ राहत आएगी। डिपॉजिट्स के रेट थोड़े मॉडरेट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, डिपॉजिटर्स को इसके बारे में चिंता की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक अनयूजुअल प्रेशर हो गया था डिपॉजिट रेट्स पे, वो कम होगा। लोन्स पे डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर पोर्टफोलियो लोन्स का वेरिएबल से लिंक्ड है, तो रेपो रेट से बहुत लिंक्ड है। तो रेपो रेट अगर डाउन हो जाता तो इमीडिएटली बैंकों को वो चेंज करना पड़ता। लेकिन कुछ और भी वेरिएबल्स हैं जिनसे डिपॉजिट लोन्स लिंक्ड है, उनमें अगर बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स में कुछ कमी आती है तो थोड़ी कमी आ सकती है लोन्स के रेट में। लेकिन डिपॉजिट्स में एक मार्केट में अच्छा बैलेंस आएगा और एक हेल्दी सिचुएशन क्रिएट होगी, जो कि इस लिक्विडिटी सिचुएशन से जो बैंकों पे काफ़ी प्रेशर आ रहा था और अनहेल्दी कंपटीशन डेवलप हो रहा था, वो काफ़ी कंट्रोल। इसमें थोड़ा सा मैं और सरल भाषा में आपसे समझूं कि इसका असर आप ये कहना चाह रहे हैं कि